आपके पहले जो प्लानिंग कमीशन एक था ना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पंचवर्षीय योजना जो हुआ करता था, तो उसको रिप्लेस करके नई बॉडी आई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, तो उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, बोला कि नहीं योजना आयोग को खत्म करेंगे, हम लोग अपना नया बनाएंगे, नीति आयोग बनाएंगे। तो क्या होता है कि कई बार जो बॉडी काम कर रही है, ठीक है, अब आपने नाम चेंज कर दिया, जगह का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके आपने कुछ और कर दिया, या बॉडी का नाम चेंज कर दिया, उसको खत्म करके सेम काम करने के लिए आपने दूसरी बॉडी बनाई। तो नई चीजें करने से क्या होता है कि जब आप इस्टेब्लिश की हुई चीजें जो काम कर रही थी, उसमें सुधार करना ज़्यादा आसान है, उसमें चीज़ों को चेंज करना है ना, जैसे मान लीजिए कि आप एक मशीन बनाते हैं, तो सिस्टम क्या होती है, मशीनरी होती है एक तरीके से, काम को करने के लिए आपने एक मशीन बनाया, तो उस मशीन पे आप कई सालों तक काम कर रहे हैं, हर बार उस मशीन में कुछ ना कुछ आप रिवाइज़ कर रहे हैं, है ना? कहीं पे आपको लग रहा है कि इसके डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ा-सा परिवर्तन करें, आपने थोड़ा-सा, तो मशीन क्या हो रहा है, समय के साथ-साथ आपके साथ समय के साथ-साथ ऑप्टिमाइज़ होती जा रही है और बेहतर होते जा रही है। और फिर अचानक से आप एक दिन क्या करेंगे, सब मशीन फेंक देंगे और नया मशीन ले आएँगे, बोलेंगे कि हमने कुछ नया कर दिया। तो ये जो बंदरों वाला स्वभाव है, कुछ नया कर देने का, कुछ अनोखा कर देने का, उस अनोखे के परिणाम भी बहुत अनोखे-अनोखे हो जाते हैं और दुष्परिणाम किसको भुगतने पड़ते हैं? जो लोअर एंड पे उसका रिसीवर है। तो कई बार ऐसे भी चीज़ें होती है। तो इसी कारण से क्या होती है कि गवर्नमेंट जो होती है दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी पर चलती हैं कई बार, और कुछ भी अनोखा कर देने से ना, मतलब बिना सोचे समझे बस कुछ प्रयोग की तरह से अनोखा कर देते हैं, सोडियम में मिला देते हैं पोटेशियम, देखते हैं क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल होता है। पर हमारे यहाँ पे क्या है कि प्रयोगधर्मिता को ज़्यादा ये चीज़ वरीयता दी जाती है कि चलो कुछ नया प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इसी प्रयोग का नाम है HECI, ठीक है? अब HECI जो बन रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या होंगे, एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि नए डेवलपमेंट जो है ना, जो संभावित डेवलपमेंट्स है उस पे बात होती है। चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन एक, और दूसरे वाइस चेयरपर्सन, वी लिख देते हैं शॉर्ट में, वाइस चेयरपर्सन, ये दो लोग होंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि एक कमिटी के द्वारा ये लोग चयनित होंगे, जिसमें ये दोनों जो व्यक्ति होंगे सिलेक्टेड बाय अ कमिटी। इस कमिटी के मेंबर कौन कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। अब ये दोनों क्या होते हैं सर, बता देते हैं क्या होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट क्या होता है, जो प्रधानमंत्री, जो अपने साथ, समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री राजा है तो राजा के दरबारी होंगे, ठीक है। अब दरबारी क्या होते हैं कि जो राजा कहते हैं वही मानते हैं? नहीं, वो राजा को सलाह भी दे सकते हैं। जैसे दरबारी में कोई टैक्स का प्रधान होता है ना, कोई सेना का प्रधान होता है, सेनापति होता है, कोई न्यायाधीश होता है। तो वैसे ही करके हमारे यहाँ न्यायाधीश वाला सिस्टम नहीं है, तो प्रधानमंत्री के साथ जो उनके मंत्रियों का दल होता है उसको हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो जीतता है वो मंत्रिमंडल पर सुयोग्य व्यक्तियों को अपॉइंट करते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं शिक्षा मंत्री बनाऊंगा, इस व्यक्ति को मैं डिफेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, इस व्यक्ति को मैं ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री क्या होते हैं, सबके हेड होते हैं। तो वो जो मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल को असिस्ट करने के लिए एक अधिकारियों का एक समूह होता है, ठीक है। और इस कार्यालय को अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनका एक समूह होता है जो सलाह देते हैं इन मंत्रियों को, ठीक है।
कि ये करना है, ऐसे-ऐसे करना है, और उनकी सलाह पर मंत्री, उनके रिपोर्ट पर मंत्रियों को काम करना होता है। इसीलिए आप मंत्री और नेताओं और कई बार आम लोगों को भी कहते हुए सुनिएगा कि देश पर असली शासन तो जो है कॉर्पोरेट का और अधिकारियों का है, नेताओं का नहीं है। हम लोग नेता तो बस ऐसे ही होते हैं, आते-जाते रहते हैं। 60 साल रहने वाला असली शासन करता है। और उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? कॉर्पोरेट, पॉलिसी मेकिंग को। ये कॉर्पोरेट जो बोलेगा उसको रिपोर्ट में लिखना है, वो वैसा ही रिपोर्ट लिखेगा और मिनिस्टर को वो रिपोर्ट फॉलो करने की बाध्यता है। तो ऐसी बातें हम लोग आमतौर पे सुनते हैं बातचीत में। तो वो जो है ना, उसी को कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटारिएट, ठीक है? ऐसे लोग जो नेताओं को सलाह देते हैं, उनको सेक्रेटरीज़ कहा जाता है। नेताओं के सेक्रेटरी कहलाते हैं वो लोग। और ये लोग जिस ऑफिस में बैठते हैं उसको कहते हैं केंद्रीय सचिवालय, यानी कैबिनेट सेक्रेटारिएट। आप लोग सुनते होंगे कि कैबिनेट सेक्रेटारिएट की नौकरी को बहुत लोग वरीयता देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई लड़का था जो कि प्रोफ़ेसर था या डॉक्टर था, और कोई लड़का था जो कैबिनेट सेक्रेटारिएट में चपरासी था। तो डॉक्टर को छोड़ कर के बेटी का ब्याह चपरासी से कराया गया है, क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटारिएट का चपरासी था और वहीं पे पोस्टेड रहेगा पूरे जीवन भर। तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय मेंटालिटी जो होती है, वो क्या होती है? वो देखती है कि गंदा पैसा कितना है आदमी के पास, ठीक है? जिसके पास गंदा पैसा है, जिसके पास डर्टी मनी का बहुत ज़्यादा चांसेज़ है, जितना ज़्यादा घूसखोरी और इसका चांसेज़ है, वहाँ पे हम वो चीज़ अभी भी ये चीज़ वास्तविकता है। आप बीपीएससी के अधिकारी हैं और आप कैबिनेट सेक्रेटारिएट में चपरासी हैं, तो पैसा जो है ब्लैक मनी ज़्यादा कमाता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो ये चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, एक लगभग-लगभग सा कि कैबिनेट सेक्रेटारिएट क्या है उसको समझ गए। तो वहीं पे जो उसके हेड होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है? अब वो भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जैसे मंत्रियों में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है, वैसे ही देश के आईएएस में सबसे बड़ा आईएएस जो होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। वो जो है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री को जो है बताते हैं कि क्या करना है। उनको सलाह और सुझाव जो है ना, वो प्रधानमंत्री को वो देते हैं। तो अब एक कमिटी होगी और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी है, बहुत सारे विभाग के। अब जैसे हायर एजुकेशन जो है मिनिस्टर होंगे, ठीक है? एचआरडी मिनिस्टर होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, तो उनको कौन असिस्ट करेंगे? उनको हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ये लोग सब असिस्ट करेंगे। तो आप समझिए कि ये जो कमिटी है, कमिटी में कितने बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। तो ये लोग सब मिल कर के ना चयन करेंगे उस कमिटी में से कि कौन व्यक्ति एचईसीआई का चेयरपर्सन बनेगा और कौन बनेगा वाइस चेयरपर्सन, ठीक है? तो ये बात जो है एचईसीआई के बारे में जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि आने वाले टाइम में है और हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। चलिए, अब एक चीज़ और कमीशन पे आते हैं, एक और कमीशन है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन। अब ये कोठारी कौन है? कोठारी है ये, पूरा नाम है इनका डॉक्टर डीएस कोठारी। ये कब आता है? ये आता है 1964 से 66 में, इसी टाइम पे, ठीक है? तो इस टाइम पे जो आता है कोठारी कमीशन, तो ये बताता है कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। कोठारी कमीशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन है, उसका जो है फ्यूचर डेवलपमेंट। अब क्या-क्या फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में कोठारी कमीशन कहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है? तो कोठारी कमीशन ने कहा, पहली चीज कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
एक सेकंड रुकिएगा तो, क्या हो रहा है ये? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ये चीज होनी चाहिए कि भारत में जो है। अब आप लोग बताइए कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, आप सभी जानते हैं कि भारत में कितने से कितने उम्र के बच्चों को के लिए है कि एजुकेशन फ्री है? एक से 14 6 से 14। सर। इस कमेटी ने 6 से 14 के लिए किया, ठीक है, अभी तो 1 से 14 है। इस कमेटी ने बोला कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, ये सबको फ्री एजुकेशन दिया जाए सरकार की तरफ से। और इसमें बात की गई कि आर्टिकल 45 जो है, ठीक है, आर्टिकल 45 संविधान का अनुच्छेद 45 की बात की गई शिक्षा के अधिकार की, कि हर व्यक्ति को शिक्षा जो है मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार है। तो इस कारण से क्या हो गया कि भाई कैसे वो अधिकार मिलेगा? अब जिसके पास पैसा है वही ले सकता है, तो फिर बराबरी कैसे? तो बोला कि नहीं, 14 वर्ष तक जो है ना माध्यमिक शिक्षा का अधिकार सबको है, देश में कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। तो इसी के लिए एजुकेशन दिया जाएगा सबको, ये जो है इन्होंने रिकमेंडेशन किया। इसी रिकमेंडेशन पे काम होकर के आज आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये चीज लागू हो चुकी है। दूसरी चीज जो की गई वो थी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बातचीत बार बार इसकी करते जो है हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या बोला गया है कि नहीं, राष्ट्रीयता की भावना का समावेश हो सब में। क्षेत्रीयता की भावना कई बार क्या होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। देखते हैं बिहारी को हर जगह से मार के भगाया जाता है, क्या चीज की भावना है? क्षेत्रीयता की भावना। हालांकि मार के भगाने का कारण भी है, मार खाने वाला काम करता भी है बिहारी के लिए, लेकिन उसके कारण क्या होता है, सब लोग तो नहीं करते, पर सबको जो है ये चीज फेस करना पड़ जाता है। बिहारी अर्थात बीमारी, ये वाली चीज जो है। और बिहारी में सबसे बड़ा दुर्गुण क्या होता है कि बिहारी मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। और ये दुर्गुण जो है उसको ले डूबता और बदनाम करके रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, हम सुधरेंगे नहीं। तो ये बहुत बुरी चीज है बिहारियों में। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहारियों में ही है, सब में है, लेकिन बिहारियों में थोड़ी ज्यादा है पिछड़ापन होने के कारण। जैसे हम लोग के यहाँ देखते होंगे ना, ये बहुत कॉमन सिस्टम है कि झाड़ू लगाता है सब लोग, झाड़ू लगा के सूप में इकट्ठा करता है या फिर ऐसे झाड़ू लगा के गेट से बाहर सड़क पे कर देता है। तो जब हम मतलब बाहरी दोस्तों लोगों से ऐसे बातचीत करते थे तो वो लोग जैसे चर्चा करते थे, तो कुछ को पता नहीं था कि हम बिहारी थे। तो वो लोग जब जिक्र करता था ना तो उन लोग को समझ में भी नहीं आता था कि ये बिहारी होगा। तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि यार जानते हो बिहारी लोग ऐसे घर में झाड़ू लगाएगा ना, ऐसे झाड़ू लगाएगा और उसके बाद ऐसे गेट से बाहर कर देगा, रोड पे फेंक देगा ऐसे निकाल के। कि भाई आईएएस आईपीएस पैदा करते हो और तुम गधों को इतना दिमाग नहीं है कि रोड से तो फिर डस्ट उड़ के वापस घर में ही आ जाना है। तो वो फिर शाम को जाके झाड़ू लगाएगा। तो तो वहां पे हम क्या देखे कि एक्चुअली में लोग क्या करते हैं, वॉक करके जो है हरियाणा में जाते हैं, जो डस्टबिन कॉर्नर पे होता है, कोई गड्ढा होता है, कुछ होता है, वहां पे जाकर के वो लोग डालते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अगर बालकनी में है तो बालकनी से नीचे गिरा दिया, ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो ऑब्वियस है कि गाली खाने वाला तो काम है ही। आप कितने भी बड़े आईएएस हो आईपीएस कुछ भी हो, संस्कार अपनी जगह है। फिर वो चीज खा करके मतलब कुछ खाया, पैकेट बस हाथ से नीचे गिरा जमीन पे, ग्रेविटी मालिक है। तो ऐसी सब चीजों के लिए फिर कपड़ा वपड़ा कच्चा सुखाना जो है, ऐसे एकदम पूरा बिल्डिंग का एकदम पूरा लुक खराब कर दिया है एकदम गेट के सामने। अब ये सब चीजें जो है ना, इतना बेशर्म की तरह अपना अंडरगारमेंट सामने में डाल के बिहारी लोग सुखाता है कहीं भी जाएगा, तो बहुत ही ऑड लगता है देखने में, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, गंजी पहन के घूम रहे हैं। तो ऐसी चीजों के कारण क्या हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र, इसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों को थोड़ा गाली सुननी पड़ गई। लेकिन क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद मतलब ये है कि महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए, बंगाल केवल बंगालियों के लिए। कई बार जब हम कोलकाता गए तो हमने फील किया कि अगर हम हिंदी में किसी से बात करना चाहते हैं तो डिस्पाइट ऑफ लोग समझते हैं लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। और पूरी भीड़ की मानसिकता एक होती है बस वगैरह में, 2-3 बार हम फील किए
कि पूरे भीड़ की एक जैसी मानसिकता है। मतलब बस में जो हमको मदद भी करना चाह रहा है वो भी नहीं बोल रहा है, वो भी हमको बांग्ला में ही बोल रहा है कि तुम बांग्ला को समझने की कोशिश करो। हम जो बांग्ला में बोल रहे हैं वो हम तुमको हिंदी में जवाब नहीं देंगे, जबकि वो हिंदी में भी बोल सकता है। 10 बार पूछने पे 1 बार रिप्लाई होता था। तो ये चीज़ हमको फ़ील हुई कि उनको लगा कि नहीं तुम यहाँ क्यों आते हो? अरे भाई एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है तब तो आए हैं देने। तो ये सब चीज़ें क्षेत्रवाद की जो भावना ये क्या है देश के लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाएँगे इसमें राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र प्रेम की बात हो। चाहे आप किसी भी हैं, बंगाली हैं, असमिया हैं, गुजराती हैं, कहीं के भी हैं। हम लोग सब इंडियन हैं और इस चीज़ की बात की गई थी और वाक़ई में देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये वैल्यू आने से हम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गई है कि बढ़ तो गई है ना? और इस कारण से क्या हुआ कि बोला गया कि जो क्षेत्रीय प्राइड की जितनी भी चीज़ें हैं करिकुलम में, उसको हटाया जाए। जैसे एक गीत है अमर सोनार बांग्ला, ठीक है? अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी हुआ करता था, तो कि हमारा सोने का बंगाल। तो ऐसे हर एक राज्य के पास ना अपना-अपना कुछ एक जो है ना ये था कि भाई हम तो बेस्ट हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना सिलेबस और करिकुलम से हटाया गया। कि ये चीज़ें क्या हुआ कि प्राइड लाएँगी। अब प्राइड लाएँगी तो फिर क्या हुआ कि आप कहोगे कि नहीं हम बेस्ट हैं, मेरा ये है, तुम तो बेकार हो। तो प्राइड क्या है यूनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। प्राइड और ईगो जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे एकता नहीं हो सकती है। अगर घर में भी आप देखते हैं कि कोई मेंबर है जो कि बहुत प्राइड है मतलब बहुत प्राउड है अपने ऊपर या जैसे 2 पक्ष जुड़ते हैं, ससुराल पक्ष और अपना पक्ष, 2 पक्ष ऐसे करके जुड़ते हैं। अब कोई एक पक्ष में प्राइड की बहुत ज़्यादा भावना है, हमारा तो खानदान ऐसे, हमारा तो ये वैसे, हमारा तो वो वैसे, पूरा ऐसे जो है किसी पेरेंट में है। तो उस घर में क्लेश होना निश्चित बात है, ठीक है? क्योंकि प्राइड और ईगो जहाँ होगा, वहाँ पे रिलेशंस अच्छे नहीं रह सकते। तो इसी चीज़ के लिए जो है ना इन सब चीज़ों को जो वो सब चीज़ें हटाई गई, राष्ट्रीयता की भावना ये उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सामाजिक समानता की भावनाओं पर जोर दिया गया, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें करिकुलम में डाली जाए और जिससे कि सामाजिक समानता की और आर्थिक समानता की जो है बात आए। ऐसी कहानियाँ वैसी है ना, वैसे पाठों को हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में वैसी चीज़ों को हिस्सा बनाया गया। जैसे आर्थिक समानता की जब बात करते हैं तो एक टाइम था रॉबिन हुड की कहानियाँ पढ़ते थे। रॉबिन हुड कौन था? एक डकैत था, ठीक है? जो कि अमीरों के पैसे जो है छीन करके गरीबों में बाँटता था। तो हालाँकि ये बहुत सरलीकरण है, बहुत ज़्यादा ही सिम्प्लिफाइड कर दिए हम रॉबिन हुड को, तब जाकर के हम ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली में क्या था कि उसके पीछे भी एक कहानी थी, ठीक है? जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं रॉबिन हुड अच्छा आदमी था। क्योंकि वो एक्चुअली में ऐसे लोगों का जो है ना वो लूट रहा था जो कि डकैती कर रहे थे, पूरे सिस्टम को पंगु बना करके रखे थे। तो वो क्या थी कि आर्थिक समानता का एक मैसेज के रूप में जो है ना, वो कहानी जो है समाज में आ रही थी। तो बाद में जैसे-जैसे जो है पूंजीवाद बढ़ता गया पूरे दुनिया के देशों में, तो इसको जो है क्या हुआ कि रॉबिन हुड की कहानियों को हटाया जाने लगा। अब अंग्रेजी माध्यम की किताबों में रॉबिन हुड की कहानियाँ नहीं देखने के लिए मिलती हैं। सामाजिक समानता की कहानी की अगर बात करें, तो एक बिहार बोर्ड में कहानी आती थी, फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई। उसमें सिरचन नाम का एक किरदार होता था, ठीक है? वो कुछ तो करता था मतलब कलाकार था या सिल्ला लोड़ी नहीं ऐसे करके पीटता है, ऐसे करके कुछ काम करता था। तो उसके बारे में वो जो है लाइन है कहता था, सिरचन मुँहजोर था कामचोर नहीं। अब वो नीची जाति का आदमी है, ठीक है? तो वो जो है कामचोर नहीं था लेकिन वो क्या होता था कि बात को सटीक का सटीक बोल देता था। तो अमीर लोगों को बुरा लग जाता था, उनको लगता था कि अरे तेरी क्या गरीब होकर के ऐसे बोलेगा, इतना बड़-बड़ बोलेगा ऐसे-वैसे। तो उसको यही दिखाया गया कि उस इसमें ये दिखाया गया कि भाई वो अपने भले ही नीचा है, ठीक है? भले ही गरीब है, भले ही छोटा काम करता है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करके सिरचन ऐसा काम नहीं करने वाला है। चाहे उसको जितना भी भूखे रहना पड़ जाए, वो भूखे सो जाता है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करता। तो सब लोग उसके ऊपर उसके घर वाले जो है ना, उसके घर वाले से भी उसका नहीं बनता है। उसकी पत्नी उसको हमेशा कोसते रहती है, मतलब उसको जीवन में सुख नहीं है। पत्नी यही बोलती है कि तुम जो इस बात को लेकर के चले हो कि जो है कि हमको लोग इज़्ज़त करेगा, क्या इज़्ज़त करेगा तुम्हारा? क्यों इज़्ज़त करेगा? तुम तो इतना छोटा-सा काम करते हो। जब काम ही नहीं करते हो तो तुम्हारा क्यों इज़्ज़त होगा? तो बेचारे को समझने वाला कुछ नहीं है, कुढ़ा हुआ-सा रहता है, लेकिन बड़ा आदर्शवादी आदमी है। वो कहानी किस किस चीज़ की वैल्यू को इम्पार्ट कर रही है पढ़ने वालों में? सामाजिक समानता की। वो ये बता रही है कि हर व्यक्ति
चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना करता हो। उसमें क्या है कि रिस्पेक्ट की गुंजाइश तो रहती है, उसको तो लगता है कि भाई लोग हमसे कम से कम ढंग से तो बात करें, बढ़िया से तो बात करें, और इस वैल्यू को उसने नॉर्मलाइज़ किया, जो कि प्राचीन काल में नॉर्मलाइज़ नहीं था। कहा जाता था कि जो सुनते होंगे कि जो जितना सहता है वो उतना आगे बढ़ता है। सह के आगे बढ़ने का क्या मतलब है? मतलब है कि कोई आपको जूते मार रहा है और आप जूते खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, अपमानित कर रहा है, आप अपमानित हुए जा रहे हो। आप उसकी गाली सुनते जाओगे तभी आप प्रोग्रेस करोगे, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इस आइडिया को सामाजिक समानता की का आइडिया क्या होता है? नकारता है। तो ऐसी-ऐसी जो भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप थे, ये उस टाइम था जब रिजर्वेशन वगैरह की भी बात चल रही थी, तो पहचाना गया कि जो ऐसे डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, जिनको ये चीज़ें हैं, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाए। फिर कालांतर में क्या हो गया, इसको एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया। अब भला कितना होता है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ एक बहुत हद तक एक पॉलिटिकल टूल बन कर के रह गया है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। तो आर्थिक समानता के बारे में हमने देखा, सामाजिक समानता के भाव को देखा। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो है करिकुलम के रिफ़ॉर्म की बात आई, हमेशा से बात आती रहती है कि जो है ना पाठ्यक्रम बदला जाए। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम या सिलेबस भी आप कह सकते हैं। करिकुलम के रिफ़ॉर्म की बात करें, तो इस करिकुलम में क्या रिफ़ॉर्म किया जाएगा? क्यों बदला जाएगा करिकुलम? ऐसा ऐसी क्या चीज़ें बदली जाएगी? तो बोला गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, ठीक है? आलोचनात्मक सोच। आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता, ठीक है? क्रिटिकल का मतलब है एनालाइसिस करने के बाद जो होता है ना, वो क्रिटिसिज्म का स्टेप होता है कि आपने एनालाइज़ किया, फिर आपने देखा कि यहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे वो ज़्यादा है। क्योंकि आगे अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो क्रिटिसिज्म से ही बढ़ेंगी ना। कन्फॉर्मिटी इज़ डेप्थ। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है जैसा है जो है उसको स्वीकार करके वैसा ही झुक जाना, ठीक है? और बिल्कुल उसी साँचे में ढल जाना। लेकिन कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी आविष्कार होता है, ठीक है? वो किससे शुरू होता है? प्रश्न से शुरू होता है। तो क्रिटिसिज़्म क्या है? प्रश्न पूछने का ही तरीका है। जो एक्जिस्टिंग ढाँचे हैं, नॉलेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, जो नॉ जिस तरीके से खोजे हुई हैं, उसमें से आप खोजिए, लूप होल्स खोजिए, आप प्रश्न ढूँढिए। तो जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, तो चीज़ों का विकास कैसे होगा? आप चीज़ों को मान करके चलेंगे। मान किताब में लिखा था कि जो है धरती चपटी है, मान के चल गए कि धरती चपटी है। अब ले तो किसी ने प्रश्न किया तब तो पता चला कि धरती गोल है। तब तो मालूम चला कि धरती गोल है तो समुद्री यात्रा में चारों तरफ घूमेंगे तो आ जाएँगे, मतलब एक ही जगह पर। उसके बाद सैटेलाइट्स वगैरह का भी हम लोगों ने विकास किया कि गोल-गोल चारों तरफ घूमती हैं। तो अब किसी को डाउट नहीं है कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। डिस्पाइट ऑफ किसी भी रिलीजन बुक में लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है कि धरती फ्लैट है, तो लोग उसको मानने से इनकार कर दें कि नहीं ये सिर्फ़ एक मान्यता थी। अब वो मान्यता जो है वर्षों से चली आती जा रही थी, तो चली आती जा रही थी तो रिलीजन का भी हिस्सा बन गई। तो इसमें दोष रिलीजन का थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी है कि रिलीजन का इसके लिए मज़ाक उड़ाया जाए कि भाई तुम्हारे रिलीजन में लिखा हुआ है कि जो है चपटी है। अब ये मान्यता चली आ रही है, तो रिलीजन कोई हवा में तो पैदा होता नहीं है। कोई भी रिलीजन पैदा होता है तो 80 टू 90% चीज़ें तो पहले की ही वो उठा रो रहा होता है। कुछ 10-20% खाली चेंज किया होता है अपने आप में। तो ऑल रिलीजन्स आर क्या है कि 10-20% नया है, बाकी 80% तो पुरानी ही चीज़ें हैं, उसको ही ढो करके आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग उसपे क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं। चलिए तो हम लोग कहाँ गए क्रिटिकल थिंकिंग को ये किया गया और किस चीज़ पे? साइंटिफिक टेम्पर को डेवलपमेंट करने के लिए। सब चीज़ें तो सफल हुई लेकिन हमको लगता है कि ये वाला प्रयास सफल नहीं हुआ। और सफल होता भी कैसे? क्योंकि भारत के लोगों को ईमानदारी से काम करना कहाँ है किसको? सबको जुगाड़ से काम करना है, ठीक है? ये बहुत ही गंदी चीज़ है मतलब जो कहते हैं ना कि भारतीयों की पहचान भी बन गई है कि जुगाड़ से ये लोग काम कर लेते हैं। कुछ हद तक अच्छी भी है लेकिन भारत के पिछड़ेपन का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि आप किसी भी चीज़ में ना ईमानदारी 100% बरतने को तैयार नहीं हो। पढ़ाई हो, है ना? या कोई चीज़ हो। तो वैसे ही जितने मैथ के टॉपिक्स 10th तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जो बच्चा 10th में टॉप भी किया है, अगर उसको भी उसका एप्लीकेशन पूछ दिया जाए या ये बताया जाए कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या कैसे है, तो 99% जो है ना 99.8% लाने वाले सीबीएसई के बच्चे भी फेल हो जाते हैं उस चीज़ में, है ना? कि वो चीज़ है। क्यों होते हैं?
क्योंकि हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया, हम लोगों ने इवैल्यूएशन सिस्टम को बायपास करने का शॉर्टकट ढूंढ ढूंढ लिया है कि कैसे इवैल्यूएशन के सिस्टम को धोखा दिया जाए, कैसे फॉर्मूला पे जो है 50 क्वेश्चन बना करके जो है फॉर्मूला पे नंबर्स को रखने के लिए और उसको फॉर्मूला के थ्रू निकालने के लिए। तो ये काम तो कंप्यूटर भी कर सकता है ना, इसमें क्या मेरिट वाली बात हो गई। हमने सिर्फ फॉर्मूला को लर्न किया, हमने ये नहीं लर्न किया कि लीनियर इक्वेशन जो होता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 अगर है तो इसका क्या अर्थ है, इसका रियल वर्ल्ड में क्या अर्थ है। क्या ये कागज पर की गई एक कल्पना मात्र है, कहानी की तरह की एक था राजा एक थी रानी, वैसे एक था एक्स एक था वाई, 2 गुना एक्स को 3 गुना वाई से जोड़ने से 5 हो जाता है, तो कैसे क्या होगा। क्या ये कल्पना लोक है। बिल्कुल। हम भारतीयों के लिए गणित सिर्फ एक कल्पना योग लोक है, लेकिन हम भारतीयों के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए गणित एक भाषा है। जैसे हिंदी अंग्रेजी एक भाषा है, रियलिटी क्रिएट करती है, इसीलिए वो लोग चीजें क्रिएट करते हैं। उनके बच्चे यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज में होते हैं तो फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, जीमेल ऐसी चीजें बना देते हैं स्कूल के दौरान ही, क्योंकि वो समझते हैं कि गणित क्या लैंग्वेज है और हम लोग खाली बैठ के कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके हीरो बन गए। तो ये चीजें क्या हो गया। अब तो अब टीचर को भी क्या चाहिए कि टीचर को भी आउटपुट दिखाना है कि हमने इवैल्यूएशन किया तो हमारे बच्चे को इतना नंबर आया। अगर क्लास के सारे बच्चे फेल करने लग गए तो गाली किसको पड़ेगी, टीचर को पड़ेगी। बदनामी किसकी होगी, स्कूल की होगी। क्लास के सारे सारे स्कूल के सब बच्चे का खराब रिजल्ट होने लगा तो स्कूल के ऊपर बात आएगी। तो सबको अपना कॉलर वाइट रखने के लिए क्या चाहिए, चोरी करना है। तो इस कारण से आपका क्या हो गया कि साइंटिफिक टेम्पर भारत में डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा ना, साइंटिफिक टेम्पर उसमें नेचुरली डेवलप होगा। कोर्स को इस ढंग से बनाया गया कि डेवलप हो जाए, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम ने उसको बर्बाद करके रख दिया। अब आते हैं हम लोग की, ठीक है, नेशनल कॉन्सियसनेस की बात हो गई, साइंटिफिक टेम्पर की बात हो गई। अब इसके बाद चौथा जो पॉइंट था इसमें वो था टीचर एजुकेशन का। इसने बोला कि भैया साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करना है, राष्ट्रीयता की भावना डेवलपमेंट करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ये बिना व्यक्ति के, बिना टीचर के नहीं संभव हो सकती है। आप केवल किताब में अगर दे दोगे करिकुलम 10 पेज का, मान लो 20 पेज का एक चैप्टर आपने बना दिया, 20 पेज में इतना संभव नहीं है कि उसको जो है ना वो गुण डेवलप कर दिया जाए। अब जैसे हम लोग मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं क्लास में कभी कभी, है ना, फिर ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे जो चर्चा करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के वे में देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिसर्च मेथड जब पढ़े थे तो हम लोग साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर रहे थे अपने अंदर, उस दृष्टिकोण को समझ रहे थे, उस फिलॉसफी को समझ रहे थे, सोचने के उस जरिए में घुस रहे थे। तो क्या ये किताब से पढ़ के संभव है। संभव है अगर आपके पास वैसी किताबें उपलब्ध हो जाती हैं इस तरह की, तब वो भी बहुत मोटी मोटी किताबें होंगी, बातचीत के फॉर्म में होंगी। लेकिन मोस्टली अगर कोई व्यक्ति हो जो ऐसा कर रहा हो तो कितना अच्छा बात है, कितना सरल हो जाएगा, है ना, सबके लिए इजी हो जाएगा आदमी से कनेक्ट करके वैसे करना। तो टीचर एजुकेशन की बात आई कि भैया बिना टीचर को ना इस चीज के लिए ट्रेन किए, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और ऐसे मेथड्स के लिए हमें ट्रेन करना है टीचर को, ताकि उन मेथड्स का इस्तेमाल करके टीचर्स बच्चों में ये सारे गुण ला सके। ठीक है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना ला सके, क्रिटिकल थिंकर। तो नेशनल कॉन्सियसनेस तो आ गया बच्चों में, ठीक है, ये गोल तो हो गया। पर साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग आज भी आप एब्सेंट पाते हैं, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी है ना कि जिसके लिए एक फ्री और ओपन माइंड चाहिए होता है। और हम लोग का जो संसार और हम लोग का समाज क्या है, वो गुलाम पैदा करने की फैक्ट्री है। आप अपने घर में अगर थोड़ा-सा फ्री माइंडसेट दिखाने लगे, ओपन माइंडसेट दिखाने लगे ना, घर से आपको डिसोन कर दिया जाएगा बिना किसी गलती के, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने करियर डिसीजंस खुद लिए या आपने अपने लाइफ के डिसीजंस कुछ लिए। कोई अपराध ना करते हो आप, कभी चाय ना पिया हो, कभी पान, बीड़ी, गुटखा कुछ ना किया हो, कुछ भी गलत काम जीवन में ना किया हो, ना अपराध की श्रेणी में, ना नैतिक अपराध की श्रेणी में, ना सामाजिक अपराध की श्रेणी में। आप सिर्फ अपना डिसीजन अपने लेकर के तो देखो। अगर समाज ने आपकी जिंदगी झंड ना कर दी तो फिर बोलना कि ब्रजेश सर झूठ बोल रहे थे। तो यही चीजें जो है, क्या है कि जब इस तरह के सोसाइटी में आप रहेंगे, बच्चा जाएगा साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके स्कूल जाएगा, और स्कूल से जब घर में आएगा तो उसी क्रिटिकल थिंकिंग और उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए उसको घर में लात पड़ेगी। ठीक है, और उसको पूरा अलग थलग कर दिया जाएगा पूरे परिवार से। और ये आपके साथ एक दिन नहीं, डेली डेली होता रहेगा।
एक तरफ आप साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी जिंदगी खराब हो रही है। तो वो जो प्रेशर बन रहा है, तो क्या करेगा आदमी? प्रेशर में गिव इन कर देगा, समाज के रंग में रंग जाएगा। वही जातिवाद और वही और फलाना ढकना मान मरे पता नहीं क्या, मतलब कचरा सब चीजें भर के रखा है। तो क्या करता है कि जब वैसा इन्वायरमेंट रहेगा तो टीचर को आप कितना भी एजुकेट कर लो, क्या हो जाने वाला है? अब ये सब चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साथ साथ ना हम हमको चैलेंजेस भी बता रहे हैं, ठीक है? इनफॉर्मल वे में आप इन सारे चैलेंजेस को भी पढ़ रहे हैं कि जो नेशनल गोल्स हैं हमारे, उनको प्राप्त करने में सिलेबस में आप देखें कि चैलेंजेस की भी चर्चा है। क्या क्या वाकई में चैलेंजेस है हमारे सामने? तो ये चैलेंजेस हैं। और जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, अगर पेरेंट ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, या कुछ बोला ऐसे करके कुछ समझाने, तो बच्चे का काम है, अब अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, तो वो अपने तरीके से उसको जहाँ पे फ्लॉ लगेगा, वो उसको पूछने की कोशिश करेगा, वो काउंटर करने की कोशिश करेगा कि ऐसा आपने क्यों किया, वो समझने की कोशिश करेगा। पेरेंट्स क्या कभी इसको सीखने के वे में देखेंगे? ये बच्चा जो है कितना अच्छा है हमारा बच्चा, ये देख रहा है, ये समाज को समझने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग और सिचुएशन को समझने की कोशिश में ये जैसे देख रहा है, तो इसने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है? और गार्जियन क्या करेगा? लठ चेप देगा तुरंत, हट, बहुत सवाल पूछता है ऐसे वैसे, तुम अभी नहीं समझेगा, तुम अभी बच्चा है। सबसे पहले यही चीज होता है। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी लर्निंग को बाधा वो चीज कर रहे हो, जबकि लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट समय क्या होता है? जिस टाइम जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी। आप अगर पेशेंस के साथ उसको बता देंगे, उसको समझाएंगे, तो वो भी समझेगा आपके डिसीजंस को, है ना? तो अदरवाइज क्या होगा कि इसी कारण से मतलब हमारा समाज जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग दुनिया में बना हुआ है, जो कि बच्चों की एक अलग दुनिया है, युवाओं की एक अलग दुनिया है, फिर जो युवा से थोड़ा सा ऊपर हो गए, युवा और अधेड़ के बीच में, उनकी एक अलग दुनिया है, रियलिटी है। अधेड़ों की एक अलग दुनिया और बुजुर्गों की एक अलग दुनिया है, और ये चारों पांचों दुनिया कहीं पर मिलती नहीं है। हम अलग अलग जीवन के स्टेजेस में उस अलग अलग दुनिया का पार्ट हो जाते हैं और वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। पर इन सारे चारों पांचों दुनिया में कन्फ्लिक्ट है आपके समाज में, अगर ध्यान से देखिएगा तो एकता की भावना नहीं है। एक बिजनेस ऑफ कंडक्शन के कारण, मतलब एक साथ रहना, एक चीज चल रहा है, मेंटेन करना है, तो आप चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि क्या समाज में स्थिरता आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या भारतीय समाज में और उसके रिश्तों में स्थिरता है? नहीं है। संतुष्टि है? नहीं है। मेंटल हेल्थ कैसा है? बहुत गड़बड़ है। तो हम लोग आए कि यहाँ पे केवल एक चैलेंजेस को हमने देखा। टीचर एजुकेशन पे बात की गई, तो क्या करना है? क्वालिटी टीचर लाओ भाई, टीचर को लाओ, जो टीचर बनना है उसको लाओ, बीएड कराओ, ठीक है, और उसको क्वालिटी टीचर बनाओ। 2-2.5 लाख रुपया ले लो, फिर एग्जाम दिलवा दो कहीं से, हरियाणा से, या फिर क्या क्या है, ग्वालियर है ना, ग्वालियर से, या फिर यही बांका बांका के किसी कॉलेज से। तो जो एकदम सबसे गद्दड़, सबसे एकदम क्या बोलेगी, एजुकेशनली रूप से जो सबसे बकवास है कैटेगरी में, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा है और जो पढ़ेंगे भी नहीं, जिनसे एक बीएड तक का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है, ऐसे धरती के बोझ लोगों को हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो है देते हैं कि आप टीचर बनो, ठीक है, सरकारी के टीचर बनो, प्राइवेट के टीचर बनो। प्राइवेट के टीचर तो बिना मेरिट के बन ही नहीं पाएंगे, थोड़ा तो मेरिट चाहिए ही। सरकारी स्कूल के आप टीचर बनो। तो ये है आपके क्वालिटी टीचर, ठीक है, जिनको बीएड करके आया जा रहा है। चैलेंज भी हमने देखा और विजन भी देखा। विजन कुछ और था, लेकिन बिहारियों ने क्या कर दिया? छेद कर दिया। और अब पहले कहते थे कि बिहारी वाली बात थी, लेकिन अब तो पूरा इंडिया ही करप्ट हो गया है। बिहार की जो इन्फेक्शन है बेईमानी और ये चोरी का, ये पूरे भारत में फैल चुका है। तो क्या है कि क्वालिटी टीचर के लिए जो ये चीज किया गया था, और क्या किया गया कि वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर, टीचर का जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेटर कीजिए। अब टीचर गया है स्कूल में क्लास लेने के लिए, टेबल चेयर के नीचे बैठा है और ऊपर छत देख रहा है, तो छत कभी भी गिर सकता है। तो अब ऐसी वर्किंग कंडीशन रहेगी तो कैसे होगा? टीचर क्लास में घुसा है, पीछे से गाय घुस के बैठी हुई है क्लास में, कहीं गाय है कहीं कुत्ता है। अब टीचर उसको भगा नहीं सकता है, क्योंकि टीचर नया पोस्टेड है और कुत्ता पुराना पोस्टेड है, ठीक है। कुत्ता उसको काट लेगा, टीचर को भागना पड़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी स्थितियां है, वर्किंग कंडीशन बहुत गड़बड़ है, क्वालिटी टीचर का इशू है। तो ये सब देख करके बोला गया। ये तो आज की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि ये जबकि हम लोग बात कर रहे हैं कोठारी कमीशन 1964, उस टाइम पे और कितनी बदहाल स्थिति होगी। तो टीचर्स की स्थिति बहुत खराब होती थी, है ना, वर्किंग कंडीशन, उनको सैलरी बहुत कम, वेजेस बहुत कम मिलते थे। इसके बाद जो आता है पांचवा जो पॉइंट है, वो है वोकेशनल एजुकेशन।
व्यावसायिक शिक्षा जिसको आप कहते हैं। सर वो 3 नंबर में जो बताया था रिपीट कर दीजिएगा। करिकुलम में रिफॉर्म की बात की गई कि जो हमारा पाठ्यक्रम है ना वो क्या कर रहा है ना कि वो बच्चों को एक जो है ना क्या बोलते हैं एक ट्रॉली की तरह बना रहा है, एक बैग की तरह बना रहा है। उसमें हम लोग सामान डालते हैं और एक जगह पे काउंटर पे जा करके सारा सामान निकाल लेते हैं, उनसे उनका कुछ अच्छा। विकास नहीं हो रहा है। अगर हमको यही करना है कि बच्चे के जो है ना मेमोरी में कंप्यूटर में कुछ फाइल्स डालना है, कुछ स्टोरी, कुछ पोयम, कुछ चीजें जो है उसको रटवा डालनी है, फिर एग्जाम में पेपर पे उगलवा डालना है, तो यार रामायण महाभारत पढ़ ले आदमी, है ना, कुरान पढ़ ले, वो चीजें पढ़ ले जो जीवन में काम आएगा। ये आप क्यों क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो उसको, ये ऐसे वैसे जो उसको कभी काम नहीं आएगा। तो सिर्फ वही बात हुई। तो एक टाइम पे यही देखा गया कि सिलेबस और ये चीज जो है ना पढ़ाई एक्चुअली में टाइम पास बन के रह गई, लोगों को बर्बाद करने का एक जरिया बन गया कि उनके समय को जो है लोग भी समझ ले कि समय की बर्बादी है खाली। ठीक है, शेक्सपियर की इतनी सारी कहानियां है, पुराने टाइम में जो है ना लोग शेक्सपियर के कोट्स मारते थे, कुछ कुछ दो चार मैक्स मुलर और ये वो दार्शनिक के जो है नाम लेते थे और अपने आप को एजुकेटेड समझते थे। क्या हो जाएगा शेक्सपियर के कोट्स मार करके। शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कोट आप लोगों ने सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है। तो उसका एक किरदार था जिसने नाटक में ऐसे करके बोला। अब क्या हुआ कि लोग समझने लगे, जो लोग शेक्सपियर के बारे में पढ़े हैं वो लोग शिक्षित हैं, ठीक है, जो लोग शेक्सपियर की बात बोलते हैं। हम लोग जब बच्चे थे ना, मैं जब बच्चा था, छोटा छोटा जब था, तो उस टाइम पे देखता था पुरानी पीढ़ी के लोग, जो लोग मतलब शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तोवस्की के बारे में, उनको ये भाई क्लासी आदमी, एजुकेटेड आदमी, क्या हो गया। किसी ने कुछ रचना लिखी, किसी ने कुछ कहानी लिखी, क्या हो गया उससे, उस वो आपको याद है, आप चार जगह बोल रहे हो, सब लोग ताली बजा रहे हैं, तो उससे क्या बड़ा बन गया जीवन में, क्या बदलाव आ गया, कुछ नहीं। बदलाव किससे आता है, बदलाव आता है क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग आप एक बार सीख जाओगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे, आपने चीजों को निकालना सीख जाओगे कि कहाँ पे क्या चीज है, तो आप उसको जीवन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशन का उद्देश्य शोमैनशिप थोड़ी ना है कि यार कहीं पे महफिल में गए तो तालियां बज गई, तो फिर सर्कस के जोकर में और एजुकेटेड आदमी में क्या अंतर रह गया। तो बस इसी चीज के लिए इन चीजों को पकड़ा और समझा गया कि भैया एजुकेशन का मूल उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब डालोगे ही नहीं एजुकेशन में, केवल उसको एक रट्टा मार वो चीज, जब डिटेल में क्लासेस को पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि भारत में एजुकेटेड होने का दो चार मतलब था। मिल्टन एक पोएट है, उनके पोएम्स आपको आते हैं कि नहीं, दो चार दार्शनिक थे, उनके दर्शन से आप परिचित है कि नहीं, अगर आप परिचित हैं तो आप बहुत ही जो है ना क्या बोले कि बहुत ही ऐसे लोगों की गिनती में आते हैं जो कि एजुकेटेड है, आपको समाज में बहुत इज्जत मिलेगी। आज हमको ये कंसेप्ट बहुत ही हास्यास्पद लगता है क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है। मिल्टन ने जितने पोएम्स लिखे, 10-15 पोएम्स लिखे, सबको पढ़ लेंगे, क्या हो गया। एक दार्शनिक ने 4-5 किताबें लिखी होंगे, चार दार्शनिक होगा, चार चौक 16 किताबें होंगे, पढ़ लेंगे। एक बच्चा पढ़ लेता है यार, 12 12 साल का भी नहीं, 8 साल का 9 साल का बच्चा जो है ना उतनी किताबें पढ़ जाता है। तो क्या उसमें नया हो गया। तो आप देखेंगे जिस काल में एजुकेशन का ये हिसाब था, ये जिस टाइम की बात कर रहे हैं 1947 और उसके पहले और उस टाइम पे यूरोप में, तो उस टाइम के एजुकेशन ने कुछ दिया नहीं दुनिया को। अधिकारियों के अलावा, क्लर्क के अलावा, आदेश मानने वालों, आविष्कारक पैदा नहीं किए। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रश्न पूछने की जहां जहां बात थी और जहां जहां हुई, वहां वहां आविष्कारक पैदा हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, लैब खोले, चाहे अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो प्राचीन काल में, या फिर बाद के जो है काल में नए लोग आए। तो विकास पूरा का पूरा देश का या सभ्यता का हुआ है इन चीजों के कारण, या व्यक्ति का भी जो हुआ है तो क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट के कारण। तो इसीलिए करिकुलम के रिफॉर्म में बोला गया कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है, करिकुलम का रिफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि हमें मानव को संसाधन बनाना है, हमें मानव को मूर्ख नहीं बनाने की फैक्ट्री खोलनी है। तो ये विजन था उसके पीछे। कोठारी कमीशन, तो देखिए कि जो कोठारी कमीशन था, ये भी शिक्षा के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध था, कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें इसमें डाली गई कि भैया पैसे के अभाव में किसी को दिक्कत ना हो, है ना, एक राष्ट्रीयता और सामाजिक समानता की भावना हो। तो भारत को जब हम आप लोग को पढ़ाते हैं शुरू में, तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज ना वैक्यूम में नहीं होती। हम लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक पढ़ने, हमें अपनी सोसाइटी को समझना होगा उस कालक्रम में जाकर के, है ना। जब भी आप उस कालक्रम में, उस कालखंड में, उसके थोड़ा सा पीछे जाकर के अपने सोसाइटी में हो रही चीजों को समझेंगे, एक मूवी की तरह देखें, जैसे एक मोहनजोदड़ो मूवी है ऋतिक रोशन की, तो उसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो है दिखाया गया है, उस पे मूवी बनी है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब भी हम किसी टाइम पीरियड की कुछ चीज को पढ़ रहे होते हैं, तो चूंकि हम लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट है, तो हमें सोशल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है,
साइंस के स्टूडेंट केवल टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग भी सोशल साइंस में क्या करते हैं, पढ़ने पढ़ाने में यही गलती करते हैं, केवल टॉपिक को पढ़ाते हैं। नहीं भाई, सोशल साइंस उसके लिए नहीं है, सोशल साइंस सोसाइटी के लिए साइंस है। तो सोसाइटी से इसका क्या जुड़ाव है, जब तक आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो पूरा क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आता। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम की जब बात हम लोग करते थे, तो एक क्लास में हम पूछे थे, आप लोगों से याद है कि उस समय का जो भारत हुआ होगा, जब भारत आजाद होगा, तो उसके सामने क्या-क्या समस्याएं रही होंगी, है ना? तो जबकि जो समस्याएं होती है, जैसे समाज की स्थिति होती है, पॉलिसी भी तो उसी के हिसाब से बनती है ना कि इन समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। शिक्षा एक समस्या थी ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया, ठीक है? उसके बाद सामाजिक असमानता की समस्या थी ना, आया। राष्ट्रीयता की भावना की समस्या थी ना, हैदराबाद का निज़ाम अपने आप को निज़ाम कह रहा था। फिर गुजरात का राजा अपने आप को अलग कह रहा था, कश्मीर का अपना अलग कह रहा था, फिर बंगाल वाला अपने आप को अलग समझ रहा था। सब कह रहा था कि नहीं, हम लोग तो रियासतें हैं। एक राष्ट्र का कांसेप्ट ही नहीं था। 1947 से पहले भारत एक देश थोड़ी ना था। हैदराबाद का निज़ाम अलग है, बीजापुर का सुल्तान अलग है, ऊपर आपका कश्मीर वाला अलग है, इधर बंगाल वाला अलग है, सेंट्रल इंडिया का जो है मालवा प्लेटू का अलग है, फिर राजस्थानी लोग इधर अलग है, इधर मालाबार का अलग है। तो एक देश थोड़ी ना था भारत उसके पहले। ये तो हम लोग कहते हैं कि भारत एक देश था। देश की शक्ल तो 1947 के बाद पाई है भारत ने। उसके पहले तो छोटे-छोटे देश थे, कई छोटी-छोटी रियासतें थी। तो राष्ट्रीयता वाली भावना की भी दिक्कत थी कि भाई एक राष्ट्र की सबको समझाना पड़ेगा कि अब हम लोग एक राष्ट्र हो गए। ऐसे थोड़ी ना कि एक दिन में अचानक से बाउंड्री घेर दी और सबके दिमाग में और सबकी साइकोलॉजी अचानक से चेंज हो जाएगी कि हाँ, हम लोग का एक देश है। लोग पीढ़ियों लग जाते हैं चीज़ों को चेंज करने में, लगा भी, है ना? तो राष्ट्रीयता की भावना, तो जो चैलेंजेस थे, देखिए इसमें खोजने की कोशिश कीजिए, ऐसे याद रहेगा आपको चीज़ें कि जो चैलेंजेस थे, उन्हीं चैलेंजेस का तो उत्तर था ना ये सब। कि कैसे जो उन चैलेंजेस को हम शिक्षा के ज़रिए दूर करें। शिक्षा क्या करती है? समस्या का समाधान करने का एक स्टेप है। राष्ट्रीय जो समस्याएँ थी, है ना? राष्ट्रीयता की भावना वाली समस्या हुई, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए लोगों को समझाना बताना पड़ेगा कि भाई देखो, मतलब ये जो है ना, आदमी का एक म्यूचुअल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है? आप किसी की भी रिस्पेक्ट करो, थोड़ा संस्कार सिखाया गया। आर्थिक समानता वाली बात जो है वो की गई। फिर उसके बाद बौद्धिक विकास के लिए करिकुलम रिफॉर्मेशन, तो जितने सारे चैलेंजेस थे वही सब आप पाएँगे कि पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होते हैं। इस तरीके से जब हम किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो फिर बोलता है कि सर आप आईएएस का तैयारी क्यों नहीं करते हैं? वो सारा स्टूडेंट यही बोलता है, हमसे प्री ही नहीं क्लियर होता है। सब बोलता है प्री क्लियर हो जाएगा ना तो मेंस हो जाएगा आपका। ये उसी की देन है, हिस्ट्री और उसकी देन है जो आप लोगों को मिल रहा है। हिस्ट्री और पॉलिसीज़ के रीडिंग का, नहीं तो केवल टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा करके निकल जाते। इतना बढ़िया से पूरा वो परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आता कि कैसे कोई चीज़ कहाँ पे थी, क्यों थी। खैर, आगे आते हैं टॉपिक पे। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की बात कही। वोकेशनल एजुकेशन क्या है सर? व्यावसायिक शिक्षा है। अब जब एजुकेशन लोगों को बेकार लग रही है ना? क्या मिल जाएगा ऐसे करके? भाई मेरा व्यापार है खुद का, मैं क्यों ना व्यापार करूँ? मेरी खेती है खुद की, मैं क्यों ना खेती करूँ? युवावस्था का समय जो होता है, और एक्चुअली में देखिए कि आपका जो सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स है, किसी भी युवा व्यक्ति का, जिसका जीवन जो है ना पूरे उस पे यस करता है। सारा तो यार कॉलेज में, स्कूल में ही निकल जाता है। उसके बाद जब आपके पास थोड़ा बहुत कुछ बचता है, तब आपका चूँकि सारा समय निकल गया, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है? सीखने का समय सारा चला गया स्कूल कॉलेज में। सीखा आपने क्या जो आपको काम नहीं आया, ठीक है? अब आपके पास बस एक ही उपाय बचता है कि हाथ में कटोरा लो और नौकरी की भीख माँगते फिरो हर जगह, कि प्लीज़ हमको नौकरी दे दो, प्लीज़ हमको नौकरी दे दो, और उसके लिए जितना पापड़ बेलना पड़े, आके बेलते रहो। करते-करते एक टाइम वो हो जाएगा जब आपके ऊर्जा और आपके शार्पनेस की जो स्थिति कम हो जाएगी, 30 के अराउंड आप आ जाएँगे, 35 तक जो है ना बहुत जोश-वोश तक रहेगा, उसके बाद फिर आप, जो आपको समझ में आने लगेगा कि जीवन के ढलान तक पहुँच गए और साला हमको कुछ मिला नहीं। तो भारत में आज भी लोगों को एजुकेशन के प्रति गुस्सा है। तो ये चीज़ क्या आज, मतलब आज ही नहीं है, नहीं ये चीज़ पहले भी थी। तो बोला गया कि भाई अगर एजुकेशन दो, तो काम का एजुकेशन दो ना, वोकेशनल एजुकेशन दो, जो कि आदमी को अपने व्यवसाय में काम आए। क्यों आदमी जो है, जो 13-14 साल से जो है उसका जो एक शार्पनेस शुरू होता है, उसके व्यक्तित्व में जो बदलाव शुरू होता है, उसका जो दिमाग तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, उसको 13 से लेकर के 23 साल तक, जो 10 साल साल आदमी का प्राइम ईयर्स है, उसको क्यों फालतूगिरी करने में बिताए?
किसी प्रोफेसर या किसी टीचर की चाकरी करने में, उसने कह दिया असाइनमेंट बना के लाना है तो असाइनमेंट बनाने में लगे हुए हैं। लॉट्स ऑफ मीनिंगलेस टास्क। ऐसे करते हुए हम क्यों बताएं? तो ये सब प्रश्न हैं, वाकई में अभी भी हैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। तो इन्हीं प्रश्नों को ये करने का है एक व्यावसायिक शिक्षा कि ना भाई तुम बेकार नहीं होगे, चिंता मत करो, तुम लो ये पढ़ो, हम तुमको ये ट्रेन कराएंगे जो कि तुम अब व्यवसाय में आओगे। लेकिन वास्तविकता में क्या हो जाती है, जो अभी चैलेंजेस है वोकेशनल एजुकेशन के चैलेंजेस पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जो चीज रियल वर्ल्ड में काम आती है वो किताबों में पढ़ाया कहाँ जा रहा है? जो बीटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग के सिलेबस में वो पढ़ाया जा रहा है, जो उसके जॉब में काम नहीं है जाकर के, वो जॉब में उसको कुछ और ही स्किल चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, बीच में कुछ दूसरा कुछ करना पड़ जा रहा है, कहीं जॉब पकड़ना पड़ जा रहा है, कहीं इंटर्नशिप करना पड़ जा रहा है कुछ। तो वो वहां पे जा करके पढ़ रहा है और सीख रहा है, जॉब कर रहा है और इधर आके स्किल सीख रहा है, काम सीख रहा है, घर पे आता है लैपटॉप पे बैठ करके जो है कोडिंग सीखता है, ये वो करता है। और उसके बाद वहां पर और जो 4 साल उसने फीस दी है ना, अपना समय दिया, फीस से भी ज्यादा कीमती समय दिया, अपना अपनी जवानी दी, वो बर्बाद हो गया सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेने में। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है वोकेशनल एजुकेशन के सामने में। अभी भी जो है मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आप एजुकेशन के दौरान एक्चुअली में रियल लाइफ स्किल को बहुत हद तक गेन कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जहाँ भी मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ हॉस्पिटल जरूर होते हैं, हॉस्पिटल के साथ अटैच होता है मेडिकल कॉलेज। तो अब पहले ही दिन से दूसरे ही दिन से मतलब पहले ही दूसरे ईयर से ही आप जो है उन चीजों को रियल लाइफ स्किल को आप गेन कर लेते हो। तो फिर आप देख लो कितना लुक्रेटिव करियर है ना। वो आदमी जिस चीज को पढ़ रहा है उस चीज को कर रहा है, इंडस्ट्री में व्यवसाय में उसको परिणत कर पा रहा है, तो फिर देखिए डॉक्टर की कमाई, डॉक्टर के सामने कहाँ है करियर की टेंशन। अगर उसको अपनी चीज आ रही है करने में सही से तो उसको नहीं है करियर की दिक्कत, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। डॉक्टर को नौकरी सरकारी नौकरी हो जाती है तो डॉक्टर छोड़ देते हैं, दो कौन करेगा, प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे यार। तो ये वाला हिसाब है, बंद जाएंगे सरकारी नौकरी में। उधर से आएगा, हम इतना मेडिकल पढ़ करके गए, उधर से बीपीएससी पढ़ के आएगा, हमको 4 बात बोलेगा ऐसे वैसे, ये काहे नहीं किए वो काहे नहीं किए। उससे हम कितना ज्यादा मेहनत और कितना ज्यादा लर्नेड है। और यहाँ जो है अकबर बीरबल ये सर सब पढ़। क्या हुआ? सर आप जो बोले कि मतलब वो मेडिकल पढ़ने वाले मतलब कि सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, तो वो जब तक हम्म, सरकारी नौकरी नहीं करते तो वो अपना क्लिनिक कहाँ चला पाते हैं? उनको तो मतलब सरकारी जैसे मायागंज हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, वहाँ तो उनको जॉब करना ही पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे है ना जो छोड़ भी देते हैं। आप प्राइवेट नहीं, भी आप ऐसा तो क्लिनिक नहीं खोल होता है सकते हैं, सर। प्राइवेट आप क्लिनिक आप प्राइवेट खोल खोल सकते सकते हैं, वो सही है, लेकिन आपको मतलब वहाँ पे करना ही पड़ेगा। हैं। मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट स्टाफ हैं, ठीक है, हम डॉक्टर हैं, ठीक हम्म। है, हम्म। और मेरा मन है कि हम रिजाइन कर दें, कोई रोक लेगा हमको? यही हम रिजाइन कह करने का बात अलग है सर, लेकिन आप रहे भाई, जैसे कि बस अभी भाई वहाँ पे छोड़ दिए हैं और उसके बाद अलग से अपना क्लिनिक चला रहे, तो छोड़ने का ऐसा नहीं मतलब वही होता है, है ना। छोड़ने का मतलब वही है रिजाइन करना जॉब से, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां भी है यहाँ भी है, ये तो गलत काम है ना। छोड़ने का मतलब है हम्म। नौकरी छोड़ना, प्रॉपर रिजाइन कर देना, ठीक है। हाँ, यही बोल रहे हैं। हाँ वही, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जॉब में है उसको छोड़ करके, मतलब वहां जॉब है, वहां आपका अटेंडेंस है, वहां आपकी आवश्यकता है और आप यहाँ चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, वो तो क्राइम हो गया फिर। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि जितने सारे डॉक्टर लोग रहते तो वहाँ पे भी करते और यहाँ पे अपना भी चलाते हाँ, हैं। तो उनका ये चॉइस है कि हमको सरकारी भी करेंगे और इधर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे। और कुछ लोगों को हम्म। देखिएगा जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, जिनको लगा कि अब सरकारी नौकरी मेरे लिए बाधा हो गई, अब प्राइवेट में सरकारी से 10 गुना पैसा कमा रहे हैं तो हम सरकारी में क्यों टाइम देंगे, तो वो लोग रिजाइन करके अपना प्राइवेट ही हॉस्पिटल ये वो खोल लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो उसी चीज में हम बोले कि जैसे व्यावसायिक शिक्षा है जो भी है, तो जहाँ पे आप सक्सेसफुल मॉडल देख रहे हो व्यावसायिक शिक्षा का, वहां पर व्यावसायिक शिक्षा एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि सक्सेसफुल मॉडल कहाँ पे है और किस जोन में है, ठीक है। अब हेल्थ तो ऐसी चीज है, मेडिकल ऐसी चीज है कि वो तो होगा ही होगा, मतलब उसमें तो सक्सेसफुल होगा ही ना आदमी। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली कोठारी कमीशन के बारे में पूरा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। कितना टाइम हो गया? 8:40 हो गया। ठीक है, आज बंद करते हैं इसको, ये लंबा हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये पूरा लंबा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे और फिर एनईपी पढ़ेंगे 2020 वाला, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, एनईपी नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसे करके। वो टेस्ट वाले क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करिएगा सर? डिस्कशन करना पड़ेगा, हमको तो लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन सब था ना सब,
नहीं था? हाँ कुछ सर, बहुत क्वेश्चन को सारा छोड़ के क्वेश्चन ज्यादा। रिपीट था। बहुत सा हाँ था, हाँ। वो तो किसी में कंफ्यूजन हुआ तब तो गलत हुआ है ना। अच्छा, निकाल देते हैं, अभी कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।